बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हमने डिस्कस करना है क्विकली hypopituitarism. So definitely, as the name indicates, it is a condition in which there is partial or complete failure of secretion of pituitary hormones. Interior pituitary hormones से रेलिवेंट भी हो सकता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से रेलिवेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो ऑनसेट है वो चाइल्डहुड में जनरली होता है, लेकिन ये है कि समटाइम्स एडल्ट लाइफ में भी जाके होता है। जनरली ये कंडीशन जो है वो परमानेंट होती है और इसके अंदर जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ठीक है। टियोलॉजी क्या हो सकती है? हाइपोपिट्यूटरिज्म किस वजह से हो सकती है? या तो एक कंजेनिटल होती है पिट्यूटरी डिफेक्ट्स की वजह से, या फिर ये एक्वायर्ड भी हो सकती है, हाइपोथैलेमिक डिजीज की वजह से भी हो सकती है, या फिर यह है कि हमारे इनफंडिबुलम में लेजन्स हो सकते हैं जो फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल है हाइपोथैलेमस का उसको अफेक्ट करता है और उसकी वजह से ये डिजीज होती है। Infundibulum, it's a structure which connects hypothalamus and posterior pituitary gland, ठीक है। Infundibulum क्या होता है? Infundibulum वो स्ट्रक्चर होता है जो हाइपोथैलेमस को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, जो जब हमारा सडन लॉस है पिट्यूटरी हार्मोन्स का, वो नॉर्मली तब होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड को जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्टेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेड इंजरी के केस में, सिवियर हेड इंजरी के केस में, ठीक है। और इसी तरह से पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी तब होती है जब कोई इन्फेक्शन हो, कोई ब्लीडिंग हो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। एपोप्लेक्सी कहते हैं अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, जैसे स्ट्रोक की वजह से या सेरिब्रल हेमरेज की वजह से होती है। इन्फेक्शन आपको पता है कि जब किसी एक ऑर्गन या टिश्यू को ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंचता, उसके अंदर ब्लड सप्लाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जनाब इसी तरह से देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज शीहन्स सिंड्रोम, जिसको हम पोस्टपार्टम नेक्रोसिस भी कहते हैं। शीहन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो वुमेन को अफेक्ट करती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, और इसके अंदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो ब्लड लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और उन वुमेन का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत लो हो जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और उसकी वजह से उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो बहुत बहुत सीवियर हद तक लो हो सकते हैं। ये जो फिर ऑक्सीजन लेवल्स का डिफिशिएंसी है, लैक है, इट कैन कॉज डैमेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं शीहन्स सिंड्रोम। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हाइपोपिट्यूटरिज्म जनरली होता है सबसे पहले स्टार्ट ग्रोथ हार्मोन्स की इम्पेयर्ड सिक्रेशन की वजह से, उसके बाद गोनाडोट्रोफिन्स की प्रॉब्लम राइज होती है, फिर उसके बाद टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और फिर एसीटीएच की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स के डिपेंड करते हैं पेशेंट की एज के ऊपर, सिम्टम्स उसको एग्जैक्टली कब डेवलप हो रहे हैं और कितने हार्मोन उसके जो हैं वो इफेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन की जो डेफिशिएंसी है चाइल्डहुड में, वो नॉर्मली रिड्यूस्ड हाइट की तरफ लेके जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर ये डेफिशिएंसी एडल्टहुड में हो तो फिर वो अफेक्ट करेगी फ्यूजन ऑफ एपिफिसिस, जहाँ जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है किसी भी इंडिविजुअल की वो इफेक्ट होती है, ठीक है। एपिफिसिस एंड पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, ठीक है, उसको हम एपिफिसिस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हम डायग्नोस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक अप्रोच के अंदर हम बेसलाइन और स्टिमुलेशन टेस्ट को यूज करते हैं जो डिफाइन करते हैं कि पिट्यूटरी फेलियर का एक्सटेंट किस हद तक है, ठीक है।
उसके अंदर हम एड्रीनोकॉर्टिकल एक्सिस के अंदर सीरम कोर्टिसोल हम मेजर करते हैं 9 AM पे। देन हम उसके बाद शॉर्ट सिनेप्टिन और इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और उसके साथ साथ ACTH को टेस्ट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज TSH, थायराइड एक्सिस, फ्री T4 एंड TSH हार्मोन को हम टेस्ट करते हैं। फिर गोनेडल एक्सिस जिसके अंदर हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको टेस्ट करते हैं। प्रोलैक्टिन को हम देखते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को हम देखते हैं, सीरम एंड यूरिन ऑस्मोलैलिटी को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक अप्रोचेस होती हैं हमारे पास इसके अच्छा। इसी तरह से फिर जनाब मैनेजमेंट की जब अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा हार्मोन को हमने रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोर्टिसोन हम करते हैं ACTH की डेफिशिएंसी के अंदर। कोर्टिसोल का जो सिंथेटिक एनालॉग है उसको हाइड्रोकोर्टिसोन कहते हैं। अगर TSH की डेफिशिएंसी हो तो ऑब्वियसली हम लीवोथायरॉक्सिन यूज करेंगे, जैसे हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में डिस्कस किया था। फिर जनाब अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर हम इस्ट्राडायोल या मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को हम रिप्लेस करते हैं इन केस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन डेफिशिएंसी या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन है, जो कोर्टिसोल बेसिकली हमारा है, उसको हम लेते हैं मॉर्निंग के अंदर, फिर लंच टाइम पे और फिर अर्ली इवनिंग, सो दैट जो हमारा बिल्कुल कोर्टिसोल जो नॉर्मल नेचुरली कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोडक्शन को हम मिमिक कर सकें, ठीक है। इलनेस के टाइम पे हम हाइड्रोकोर्टिसोन की डोज को इंक्रीज कर देते हैं सो दैट जो बॉडी का इनएबिलिटी है टू कंपनसेट टू प्रोड्यूस कोर्टिसोल उसको हम कोप कर सकते हैं, उसको कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट्स को डायरिया या वॉमिटिंग होता है तो फिर हो सकता है उनका जो ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन है वो बिल्कुल भी अब्सॉर्ब ना हो और फिर हमें पेरेंटरली जो है वो कोर्टिसोन देना, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोकोर्टिसोन हमें हमेशा लीवोथायरॉक्सिन से पहले रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि अगर लीवोथायरॉक्सिन को हम हाइड्रोकोर्टिसोन से पहले रिप्लेस कर दें तो फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है इट कैन अराइज, जिसको हम कहते हैं एड्रीनल क्राइसिस, ठीक है। एड्रीनल क्राइसिस के अंदर हमें वी नीड इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट और इस केस के अंदर सिवियर एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ हार्मोनल कोर्टिसोल, ठीक है। फिर जनाब टेस्टोस्टेरोन को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन की स्पेसिफिकली डेफिशिएंसी है। अगर इसी तरह से फर्टिलिटी डिक्रीज्ड है या गोनाडोट्रोफिन्स या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स को हम रिस्टोर करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर मेल्स के अंदर लिबिडो का प्रॉब्लम है तो सेक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट जो है इट कुड हेल्प सच पीपल एज वेल। फिर ग्रोथ हार्मोन को भी हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी जो है, ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट जो है वो नॉर्मली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं। बच्चों के अंदर उनकी हाइट को इम्प्रूव करने के लिए भी हम ग्रोथ हार्मोन यूज कर सकते हैं। एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन जो है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर लीवोथायरॉक्सिन की अगर बात करें तो थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट की हमने बात की थी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी। अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म में भी हमें देखते हैं कि सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ऑब्वियसली हमें वहां पे भी लीवोथायरॉक्सिन यूज करना पड़ता है। प्रोग्नोसिस जो है हाइपोपिट्यूटरिज्म के केसेस के अंदर जो मोर्टेलिटी है पेशेंट्स में वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होती है कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। और जो पेशेंट्स पिट्यूटरी हार्मोनल रिप्लेसमेंट के ऊपर होते हैं
उनको जब हम मेडिकेशन देते हैं तो फिर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इट कैन बी क्लोजर टू नॉर्मल और नेचुरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने कॉजेज की बात करनी है, पेज नंबर 231, मेन कॉजेज ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। नियोप्लास्टिक कॉजेज में अगर हम बात करें कैंसर रिलेटेड, ट्यूमर रिलेटेड, उसके अंदर पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, सिक्रेटरी भी हो सकता है जैसे कुशिंग सिंड्रोम या एक्रोमेगली, या भी हमने प्रोलैक्टिनोमा के केस में डिस्कस किया, नॉन सिक्रेटरी भी हो सकता है। फिर मेटास्टेसिस की वजह से हो सकता है ब्रेस्ट रिलेटेड या रीनल रिलेटेड। फिर पेरीपिट्यूटरी भी हो सकता है, क्रेनियोफेरेंजियोमा हो सकता है। क्रेनियोफेरेंजियोमा का मतलब है कि बेसिकली इट इज़ अ कंडीशन जिसके अंदर हमारा ब्रेन के अंदर एक बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है कि बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो बॉडी के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जर्म सेल ट्यूमर्स हो सकते हैं, मेनिंजायोमास हो सकते हैं। जर्म सेल ट्यूमर्स वो वाली ग्रोथ होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स से होती हैं, यानी वो वाले ट्यूमर्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल से ग्रो करते हैं, ठीक है। ये जर्म सेल ट्यूमर्स कैंसरस भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। ज्यादातर जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं वो अगर करते हैं कैंसर ऑफ टेस्टिकल्स और कैंसर ऑफ ओवरीज, यानी टेस्टिकुलर कैंसर या ओवेरियन कैंसर के केस में। मेनिंजायोमास ये वो वाले ट्यूमर हैं जो मेनिंजिस से राइज करते हैं। मेनिंजिस वो वाली मेम्ब्रेन्स होती हैं जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है। कल हमने मेनिंजाइटिस का भी टर्म पढ़ी थी, व्हिच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ दीस मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर इन्फ्लेमेटरी कॉज के अंदर लिम्फोसाइटिक हाइपोफिजाइटिस, इसकी वजह से हो सकता है। लिम्फोसाइटिक हाइपोफिजाइटिस इज अ कंडीशन जिसके अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर लिम्फोसाइट्स की बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है और एज अ रिजल्ट इवेंचुअली उसकी फंक्शन जो है वो इंपेयर होना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह से इन्फिल्ट्रेटिव इन्फेक्शियस की अगर हम बात करें तो उसमें ट्यूबरक्यूलोसिस या सिफिलिस आपको पता सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इन्फिल्ट्रेटिव की अगर हम बात करें तो उसमें हीमोक्रोमाटोसिस, यानी हीमोक्रोमाटोसिस का कंडीशन जिसके अंदर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा आयरन अब्सॉर्ब होता है और वो फिर बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, टॉक्सिक कंडीशन, टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाता है, लिवर के अंदर खासतौर पर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो सकता है। इसी तरह से सार्कोइडोसिस इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसके अंदर बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, स्पेसिफिकली लिम्फ ग्लैंड्स या लंग्स इफेक्ट होते हैं, और इनकी वजह से भी जो है वो हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकते हैं। फिर जनाब सिस्टिक अगर हम कैटेगरी के अंदर बात करें तो रैटकिस क्लेफ्ट सिस्ट हो सकता है, which is a cyst which is filled with abnormal fluids, ठीक है। So Ratkes cleft cyst is a cyst which is filled with abnormal fluids, और ये जो cyst है basically this is found between anterior and posterior pituitary glands। फिर जनाब इसके अलावा हेड या नेक की रेडियोथेरेपी अगर हो तो उस केसेस के अंदर समटाइम्स हो सकता है। फिर टीबीआई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केस में हो सकता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के अंदर जो ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे समटाइम्स हेड को अगर सीवियर इंजरी हो या अगर हेड आपका बहुत फोर्सफुली किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक किया है हेड ने, तो वहां पे हो सकता है। तो इसी तरह से एम्प्टी सेला सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। इट्स अ रेयर डिसऑर्डर जिसके अंदर स्कल के अंदर हमारे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेला कहते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो है सेला टर्सी का कहते हैं, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इधर से ही याद आ रहा है। सो सेला टर्सी का जो है स्ट्रक्चर स्कल के अंदर वो एनलार्ज हो जाता है, उसकी मैलफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये सारी कॉजेज हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोपिट्यूटरिज्म की तरफ लेके जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, पेज नंबर 232 पे ये टेबल दिया हुआ है। एसीटीएच हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो उसके अंदर फटीग,
वीकनेस, डिजीनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, मायाल्गिया यानी पेन इन जॉइंट्स, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। TSH की अगर हम बात करें उसमें फटीग, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, ड्राई स्किन, ये सारे प्रॉब्लम है। बच्चों में खासतौर पर ग्रोथ रिटार्डेशन और लर्निंग डिफिकल्टीज की तरफ भी जा सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन में बच्चों में ऑब्वियसली ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, एडल्ट्स में इम्पेयर्ड साइकोलॉजिकल वेलबींग है, रिड्यूस्ड मसल मैस है, इंक्रीज CVD रिस्क है। फिर LH और FSH की बात करें, बच्चों के अंदर डिलेड प्यूबर्टी है, एडल्ट्स में मेन के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इसकी वजह से वुमेन के अंदर इम्पेयर्ड फर्टिलिटी या इम्यूनोरिया हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है। प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें तो वुमेन में फेलियर ऑफ लैक्टेशन कैन बी कॉज। ADH की एंटी डायरेटिक हार्मोन की अगर बात करें तो जनाब बच्चों में कैन कॉज एनुरेसिस। एनुरेसिस होता है व्हेन चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली वेट देयर बेड, उसको एनुरेसिस कहते हैं। और एडल्ट्स के अंदर इट कैन कॉज नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया का मतलब है कि रात को फ्रीक्वेंटली जब आपको यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है। पोलियोरिया जब आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है पूरे दिन में। पोलियोडिप्सिया जब आपको फ्रीक्वेंटली थर्स्ट फील हो। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं, ये वो सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं बेसिकली जो हाइपोपिट्यूटरिज्म के केस में डिपेंडिंग ऑन कि किस पर्टिकुलर हार्मोन की डेफिशिएंसी है उस केस में हमें हो सकता है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोपिट्यूटरिज्म। यहाँ तक आपका टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला टॉपिक हम नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।